नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2024 को भारत का आम चुनाव शाम को संपन्न हो जाएगा। 102 सीटों लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई और पूरे देश में जितने ज़ोर शोर से चुनावी प्रचार की प्रक्रिया या चलन हम पहले देख चुके हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में बहुत ही तेज़ी से चुनाव आ गया। बहुत लंबा चुनाव है, फिर भी चुनावी जोर शोर, चुनावी उत्सव, चुनावी माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर चंद्रसेन, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। हम डॉक्टर चंद्रसेन से समझेंगे कि जिस प्रकार से भारत का आम चुनाव हो रहा है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के रेस में खुद को बता रहे हैं, आखिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चंद्रसेन जी, मैं अपने चैनल मेरे शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मैनिफेस्टो की पॉलिटिक्स हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां अपने रैलियों में भाषण दे रहे हैं, उन्होंने बार बार मैनिफेस्टो पे मोदी की गारंटी कह के प्रचारित किया है, जबकि 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैनिफेस्टो की पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति विज्ञान में कोई मैनिफेस्टो की पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं? देखिए, देश का चुनाव जो ये अभी 2024 चल रहा है, कई मायनों में बहुत अलग तरीके से इस चुनाव को देखा जाना चाहिए। ये चुनाव एक तरफ नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में अपने आप को सबसे आगे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 पार हम लोग इस बार सीट लेकर आएंगे। और उनका जो नैरेटिव है वो क्लियर कट नैरेटिव है कि अपोजिशन में कुछ नहीं है और हमने जो काम किया है उसकी गारंटी के बेस पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगेंगे। और वो गारंटी, चाहे राम मंदिर की गारंटी जो हो या 370 का जो गारंटी हो, जो वीमेन को रिजर्वेशन दिया 33% की गारंटी हो, या उसके बाद भी बहुत सारी गारंटियाँ जो गिना रहे हैं, उसके बेस पे वो कह रहे हैं कि हम 400 लेकर आएंगे। लेकिन इस मुद्दे पे जब चुनावी घोषणा पत्र आया, क्योंकि इस देश में चुनावी घोषणा पत्र पे बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को अटैक किया है, वो मुझे लगता है कि उसने चुनावी घोषणा पत्र को केंद्र में ला दिया। और देश के लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा क्या चुनावी घोषणा पत्र में है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद मंचों से बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, जिन्ना का घोषणा पत्र है और कम्युनिस्टों ने उसको हाईजैक कर लिया है। तो ये सारे मुद्दों पे जब मैं सुना और फिर बीजेपी एक स्पोक्स पर्सन को भी सुन रहा था, सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो मीडिया पे लगातार बात यही कह रहे हैं, मतलब जो मोदी जी ने कह दिया, उनके सारे नेता नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक सब एक ही बात को रट्टा लगाए पड़े हैं कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इस बात को बहुत प्रोवोकिंग बात है एक्चुअली ये, क्योंकि 1947 में मुस्लिम लीग को और जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया जाता है देश आज़ादी को लेके। ऐसा देश विभाजन को लेके, तो ऐसा क्या है कि कांग्रेस ने वादा कर दिया जिसमें देश विभाजन की बातें हो रही हैं। और यही सारी चीज़ों को लेके मैंने दोनों चुनावी घोषणा पत्र को डिटेल में पढ़ा और उनके पॉइंट्स नोट किए, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर आप घोषणा पत्र की राजनीति वैचारिक रूप से एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तब, और भाजपा की जो पुराने घोषणा पत्र हैं 2014-2019 की, बल्कि बात कहें तो हर चुनाव में घोषणा पत्र बनते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में अचानक से घोषणा पत्र इतना कैसे केंद्र में आ गया, सेंटर में आ गया? देखिए, घोषणा पत्र अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें तो वो करंट रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके लिए डिस्टर्बिंग घोषणा पत्र है। और मैं तो कहूँगा कि 1951 डिस्टर्बिंग मतलब मोदी सरकार, हाँ, मोदी सरकार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, शायद इसीलिए वो रिएक्शन दे रहे हैं, अदरवाइज़ रिएक्शन नहीं देते थे। और 1951 और 52 में देश में जो पहला चुनाव हुआ उस समय का घोषणा पत्र से लेके कांग्रेस का जो घोषणा पत्र हुआ करता था, और आज लगभग 70-75 साल के बाद जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, मैं तो कहूँगा कि मोदी जी बोल रहे हैं वो कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मैं तो बोलूँगा 1950 से 51
का जो घोषणा पत्र कांग्रेस का था और 2014 और 19 का घोषणा पत्र था, और 2024 का घोषणा पत्र एक्चुअली कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं उसके बरक्स मेरा आर्गूमेंट है, ये घोषणा पत्र एक्चुअली ये सोशल जस्टिस का घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि राहुल गांधी, मैं आपको रुकूंगा, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरे देश में सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र है। आपने अभी अभी इस बात को स्थापित किया, आपने बोला है कि यह सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र है। कांग्रेस के अभी तक भारत की आज़ादी के बाद से जितने भी घोषणा पत्र आए हैं आज तक, यानी 2024 के घोषणा पत्र जैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। रोहित वेमुला का जो सवाल था 2016 में, जो एक स्टूडेंट था, दलित स्टूडेंट था, उसकी आत्महत्या हुई, इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। देश भर में छात्र आंदोलित हुआ और छात्रों ने वादा किया, सरकार पर प्रेशर किया कि हम रोहित एक्ट लेके आएंगे। आप देखेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोहित एक्ट की बात हो रही है। जो इस देश का मार्जिनलाइज सेक्शन है वो बार बार बोल रहा है कि देश एलपीजी आने के बाद, यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जो सरकारी क्षेत्रों में जो नौकरियां थी घट गई हैं, एकदम ख़त्म हो गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत हावी हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में है उसको रिजर्वेशन हम देंगे। 50% का कैप हमेशा SC ST OBC रिजर्वेशन के लिए एक बाधा रहता है और इनकी पॉपुलेशन 85% है, लेकिन 50% का जो सुप्रीम कोर्ट का जो कैप है कि उसके बियॉन्ड हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। इस घोषणा पत्र में बोला गया है कांग्रेस की तरफ से कि 50% का हम कैप को हटाएंगे। इस घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी ने अभी देश में जो कानून पारित किया है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हो सकता है 2029 या कब हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए देंगे। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर देखें तो 33% की बात नहीं करते हैं। वो बोल रहे हैं कि महिलाएं हाफ ऑफ द स्काई हैं, आधी जनसंख्या किसी भी दुनिया में महिलाओं की संख्या है। वो बोल रहे हैं हम 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे। तो ये सारे जो मुद्दे आप देख रहे हैं, लैंड का जो सवाल है, लैंडलेस इस देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लैंडलेस कौन है? दलित हैं, ट्राइबल है, OBC हैं, EBC के लोग लैंडलेस हैं। इस घोषणा पत्र में उनको ज़मीन देने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो एकदम कहते हैं जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में, रेडिकल पॉलिटिक्स में लोग उठाते हैं, या मैं तो कहूँगा कि जो सोशल जस्टिस की पार्टियां जो अपने घोषणा पत्र में उठाती हैं, चाहे RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, इवन BSP हो, वो उसकी झलक आप देखेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। तो ये घोषणा पत्र जो पूरे सामाजिक परिवर्तन की बात जो राजनीतिक पार्टियाँ करती थी, ये घोषणा पत्र अगर लागू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा 2024 के बाद। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो शायद ये परिवर्तन जो इस्टेब्लिश जो सरकारें हैं, जो इस्टेब्लिश समाज है, जो एक ऐसा समाज है सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। और शायद उसी का प्रतिनिधित्व करंट गवर्नमेंट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। तो इसलिए शायद ये बौखलाहट बहुत तेज़ी से है कि ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है या जिन्ना का घोषणा पत्र है। ये किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग या जिन्ना के घोषणा पत्र की कहीं कुछ है नहीं, ये कि प्रोपोगंडा है जो सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा जो घोषणा पत्र, उसके खिलाफ मैं ये तो बोलूँगा। आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी सामाजिक न्याय की बात ईमानदारी से जो नेतृत्व, जो पार्टी, जो राजनेता उठाते हैं, भाजपा का यह ट्रिक है, यह एक चाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद से, कि उसको किसी न किसी तरीके से जिन्ना से जोड़ दो, मुस्लिम से जोड़ दो, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दो। लेकिन आपसे सवाल है, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बड़ा परिवर्तनकारी मैनिफेस्टो कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें सपा बसपा RJD की राजनीति की झलक है, और अगर इसे लागू कर दिया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जब सपा बसपा RJD के घोषणा पत्र इतने परिवर्तनकारी थे तो सपा बसपा RJD को भी आगे होना चाहिए था, क्यों नहीं आगे आ पा रही है? नहीं, सपा और बसपा, देखिए बसपा तो घोषणा पत्र लाती नहीं है देश के लोगों को, और मैं अपने छात्रों को बता दूं कि देश में लगभग सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र लाती हैं, लेकिन कांशीराम और बहन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया राजनीति में, भारत की राजनीति को बदला 1990 के बाद से और सरकारें बनाई, उन्होंने अलग ही एक मॉडल रखा और उन्होंने बोला कि हम घोषणा पत्र लेकर नहीं आएंगे। और बिना घोषणा पत्र के, मतलब ये आपको आश्चर्य भी लग सकता है कि बिना घोषणा पत्र के भी सरकारें बनाई गई हैं, बट घोषणा पत्र एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है जिसको बेस बना के
जो राजनीतिक पार्टियां हैं जनता के बीच जाती हैं और जो चीज़ें लिखित में आ जाती हैं, जैसे लिखित संविधान है, लिखित कोई किताब है, उस पे जनता विश्वास करने लगती कि ये लिख के दिया है हमें, और अगर नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में हम इन मुद्दों को उठाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने तो ये लिखा था, आपने किया नहीं है। और आप आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी का घोषणा पत्र भी लगभग इसी तरीके से है। इनफैक्ट आरजेडी के घोषणा पत्र को भी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें वो तो बोल रहे हैं कि जो यूथ को हमारे नौकरियां दी जा रही है, जो मिलिट्री में भर्ती की जा रही है, वो अग्निवीर, और उसको बोल रहे हैं हम स्क्रैप कर देंगे, आते ही खत्म कर देंगे। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा दावा है। दावा है, और घोषणा इससे युवाओं में काफी उत्साह भी है। तो सपा भी इसी तरीके की बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का जो एजेंडा हुआ करता था, और कांग्रेस का डिक्लाइन भी इसी बेस पे हुआ कि सामाजिक मुद्दों से वो दूर होती चली गई। कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक अगर हम देखा जाए तो दलित, माइनॉरिटी और एक तरीके का अपर कास्ट का जो सेक्शन था, ब्राह्मण था, उसका वो ट्रेडिशनल वोट बैंक था। लेकिन भारत में कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया नहीं, इसलिए 70 के बाद जो कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, 80 के बाद जो रीजनल पार्टियां आई वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेके ही आई, सोशल जस्टिस के मुद्दे को लेके आई। सो कांग्रेस 2014 और 2019 में जो चीज़ें नहीं कर रहा था, मैं कहूँगा उस चीज़ों को कांग्रेस ने समझा कि देश का मूड जो है, अभी समय जिस तरीके से चल रहा है, वो आपको सामाजिक न्याय की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसलिए उनका आप देखिए कि विमेन जस्टिस का मामला हो, ट्राइबल के लिए जो प्रोविजंस हो, ओबीसी को लेके जो जिस तरीके से बातें कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर रहा है, इट्स ए काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस। ये चीज़ें आप अगर पुराने घोषणा पत्र को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे नहीं। सो इस मायने में कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत अलग है। घोषणा पत्र पे बात करते हो इसीलिए कि जिस प्रकार से आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को घोषणा पत्र की राजनीति की दृष्टि से देख रहे हैं, क्या ये आप कहना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे सीधे सीधे माना जा रहा था कि एक तरफा चुनाव होगा, प्रधानमंत्री मोदी बम्पर सीटों पर जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके भाजपा के या भाजपा समर्थकों के या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे को, अब की बार 400 पार, इस दावे को धराशायी कर दिया है? देखिए, घोषणा पत्र की राजनीति कांग्रेस ने जीत ली है, क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं तो अगर कहूँगा कि अगर इस देश का मीडिया जिस तरीके का घोषणा पत्र बना है, अगर ईमानदारी से उस घोषणा पत्र पे बात करे, भारत का जो सबसे बड़ी आबादी है CST OBC, अगर उस तक ये घोषणा पत्र पहुँचे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाया है उसने चुनाव, अगर इस घोषणा पत्र पे हो तो वो चुनावी राजनीति में बहुत आगे चले जाएंगे। और इसका एक रीज़न इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि भारतीय राजनीति में जो प्रतिनिधित्व का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रतिनिधित्व जब आता है तो इसीलिए प्रतिनिधित्व की लोग डिमांड करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पहुँचें और हमारे मुद्दे को उठाएं। आपको याद हो कि कांग्रेस ने बहुत वर्षों के बाद पहली बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के रूप में एक दलित को बनाया है, और खड़गे जी के आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ाव लोगों का हुआ है, और कांग्रेस ने चुनाव बाकायदा जीता है। अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक का ऐतिहासिक जीत, तेलंगाना में जो जीत हुई है, वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल जो कांग्रेस ने शुरू किया था, और खड़गे जी का जो अपना वहाँ प्रतिनिधित्व है, उनकी जो लीडरशिप है, पर्सनालिटी है, वो भी रिफ्लेक्ट कर रही है घोषणा पत्र में। तो ये एक तरीके से घोषणा पत्र में बहुत कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सीखा ही है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व दिया है और उसकी झलक घोषणा पत्र में आई है, वो काबिल तारीफ़ है, मैं कहूँगा। आप घोषणा पत्र जिस प्रकार से कांग्रेस ने बनाया है, आप मानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूरे देश के सामने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली मैं कहूँगा कि माना कि उनको 2024 के 14 के पहले तक भारत के लोगों के बारे में ज्ञान नहीं था या कम अनुभव था, भारत की सामाजिक परिस्थिति उसके बारे में कम अनुभव था। आप मानेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाला, उसके बाद से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, कांग्रेस के पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? आप मानते हैं कि सामाजिक न्याय
जो मुद्दा है, कहीं कांग्रेस यह तो नहीं षड्यंत्र कर रही है कि सामाजिक न्याय के नाम पर जितनी भी राज्यों में दल हैं, बसपा, सपा, आरजेडी, कहीं ये भाजपा से लड़ने के बहाने, क्रांतिकारी घोषणा पत्र के बहाने इन पार्टियों पर तो हमला नहीं है कि इनको नेस्तनाबूद कांग्रेस कर देना चाहेगी? देखिए, सवाल दो ही तरीके से इस देश में उठ रहे हैं। एक सवाल है हिंदू खतरे में है, दूसरा नैरेटिव जो कांग्रेस या विपक्ष है उसकी तरफ बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में है। और अगर संविधान खतरे में है और संविधान को नहीं बचाया गया तो ये इस देश का जो बड़ा तबका मार्जिनलाइज सेक्शन है वो खतरे में आ जाएगा। और कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर हम देखें तो उस घोषणा पत्र का नाम ही है न्याय पत्र जो दिया गया है, और उसका जो शुरुआती वो लोग बोलते हैं कि संविधान एकमात्र मार्गदर्शक होगा। सो इट्स द पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नाम पे अगर हम बोलें कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो आगे आएँ, संविधान को बचाएं। इनफैक्ट आगे आ भी रही हैं, वो लोग भी वही बोल रहे हैं कि संविधान पे खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है। बाबा साहब के अंबेडकर ने जो अपना योगदान दिया उस योगदान पे खतरा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें देश में हुई हैं, जिस तरीके से जुडिशरी पे अटैक है, मीडिया एक तरफा जिस तरीके से नैरेटिव सेट करती रहती है, जिस तरीके से देश भर के इंस्टीट्यूशन हैं, ईडी है और आईबी है, जिस तरीके से उसका उपयोग या दुरुपयोग जिस तरीके से रूलिंग पार्टियाँ कर रही है, तो ये सिर्फ संविधान पे खतरा नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उस पर भी खतरा है। और कभी भी किसी भी नेता पे मतलब आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को ही देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर राजनीति को आप देखें तो उसमें देखेंगे सबसे बड़ा जो चंदा कंपनियों की तरफ से आ रहा है, और कंपनियों के चंदा अगर ना दिया जाए तो कंपनियों पर रेड मारी जाती है, उसके बाद वो चंदा दे रही हैं। और उस कंपनियों को चंदा वही कंपनियां सबसे ज़्यादा दे रही हैं जो कंपनियां चाहती हैं कि देश में प्राइवेटाइजेशन हो, रिसोर्सेज पे उन कंपनियों को ठेकेदारी मिल जाए। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो 2018-19 में करेंट गवर्नमेंट ने लेकर आई थी कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सबसे ज़्यादा चंदा आपने बीजेपी को ही मिल गया, सबसे ज़्यादा चंदा। और उस चंदे से उसका कोई डिटेल नहीं दिया जब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो एक तरफ कैपिटलिस्ट फोर्सेस बहुत तेज़ी से हावी हो रही हैं, और वहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, उसको बेचने की तैयारी पूरी चल रही है। एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर उन संस्थाओं को आप बचाएंगे नहीं तो आप रिजर्वेशन को कैसे बचा पाएंगे, आप डेमोक्रेसी को कैसे बचा पाएंगे, आप लोकतंत्र को कैसे बचा पाएंगे? तो लोकतंत्र तो बचाना है आपको, संविधान आपको बचाना है, चाहे कांग्रेस बचाए या जो रीजनल पार्टियाँ हैं वो बचाएँ। ये दौर, ये चुनाव उसी तरफ आपको लेके जा रहा है। दिल्ली में 7 आपने न्याय पत्र की बात की, मैनिफेस्टो पे हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति में मैनिफेस्टो 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में आ गया है, चर्चा के केंद्र का विषय बन गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आपने क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी, बहुत ही अप्रिशिएट आपने किया है कि उसका नाम ही न्याय पत्र है, संविधान की रक्षा उसका पहला उद्देश्य है। दिल्ली लोकसभा जो भारत की राजधानी है में 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर जिस प्रकार से कांग्रेस के बारे में जो आरोप है कि अगर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ दिया जाए, जो एससी के लिए रिजर्व्ड है वहाँ तो एससी को ही लड़ना है, लेकिन जो नॉन एससी मतलब अनरिजर्व्ड सीट्स हैं उस पर उसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस का अपर कास्ट प्रेम नहीं जाता है। और जो लोकसभा का टिकट वितरण होता है, चाहे वो गाड़ी पे राहुल गांधी के आसपास जो ग्रुप चलता है, उनके काफिले के साथ जो लोग चलते हैं, राहुल गांधी जो मंचों पे नाम पढ़ते हैं, उसमें बहुत ही ध्यान से, चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को एक उम्मीद रहती है कि राहुल गांधी बहुजन समाज के पक्ष में बहुत ही ज़ोर शोर से बोल रहे हैं, तो उनके भाषण में, उनके स्वागत में, उनके काफिले पर, उनके टिकट वितरण में बहुजनों को जगह मिलेगी। दिल्ली का उदाहरण लें तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं, दिल्ली का ही सिर्फ उदाहरण मत देखिए, राहुल गांधी और जो उनके सलाहकार हैं वो सलाहकारों को पता नहीं इस देश में, क्योंकि आप देखिए तो कांग्रेस की राजनीति में 2014 के बाद जब बीजेपी आई तो कंसिस्टेंसी नहीं है। पिछला चुनाव देखिए तो वो बोल रहे थे कि चौकीदार चोर है, ठीक है, जीएसटी बब्बर शेर है।
आज आप आ रहे हैं सोशल जस्टिस का, गब्बर गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे। तो पिछला जो चुनाव लड़ रहे थे क्लास पे लड़ रहे थे, राफेल बोल रहे थे, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्लास पॉलिटिक्स कर रहे थे। उस समय उनको जो सलाहकार थे, लगता था कि जो बीजेपी जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाती थी कि मार्क्सिस्टों का उस पर इन्फ्लुएंस था, तो लगता है कि एकदम क्लास पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे थे। तब भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। वो जनेऊ अपना दिखा रहे हैं, ठीक है, वो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं। तो एक उनको एक्चुअली कांग्रेस में ये क्राइसिस का दौर है और लीडरशिप को समझने में टाइम लग रहा है। और अब आप चंदन और टीका लगा रहे हैं, आप चंदन टीका लगा रहे हैं, दूसरा उधर जो उनका पॉलिटिशियन पूरा भभूत लगा के ही चल रहा है, ठीक है। तो आप उनसे कैसे कम्पीट करेंगे? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें शिफ्ट हुआ है। जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स सोच रहे थे कि हम भी अपीसमेंट करते रहें, अपर कास्ट को साथ में लेते चलते रहें। देखिए, मान लीजिए बीजेपी के आने के बाद जो अपर कास्ट है उसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है बीजेपी में। अगर बीएसपी सोचती है कि जिस तरीके से 2007 में हम दलित ब्राह्मण गठजोड़ कर लिए हैं, ठीक है, आरजेडी या दूसरे संगठन या सपा सोचते हैं कि हम राज्यसभा में किसी झा जी को या मिश्रा जी को भेज देंगे तो उनका वोट मिल जाएगा, ये होने से रहा। और शायद कांग्रेस को समझ में धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। ये राम मंदिर उनको मिल रहा है, 10% रिजर्वेशन उनको मिल चुका है। तो आप उनके पिच पे जाके खेलेंगे तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आपका जो एजेंडा है वो 85% लोगों को अपील करिए अगर, और वहाँ से आप खींच के लेके आइए अगर, तो वहाँ कुछ गुंजाइश है। सो मुझे लगता है कि अपनी पिच तैयार करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं या कांग्रेस और खड़गे मिल के कर रहे हैं। अगर इस पिच पे खेलेंगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के मुद्दे में, तो इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक लंबी पॉलिटिक्स खेल सकते हैं और उसमें एक क्वालिटेटिव चेंज आया है राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में या कांग्रेस की पॉलिसीज़ में। आपसे आज का आखिरी सवाल मैं करूंगा कि क्या आप मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस की नीति में, राहुल गांधी के भाषण में और जो भी ओवरऑल कांग्रेस की जो छवि पूरे देश में थी उसमें बदलाव आ रहा है? लेकिन बहुत बड़ा समाज है, बहुजन समाज है, CST OBC, कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक शक दिल में है बहुजन समाज के कि आज कांग्रेस कमज़ोर है तो दलित के कंधे पर चढ़कर पार्टी मजबूत करना चाहती है कांग्रेस, इसलिए खड़गे जी को लाया गया है। लेकिन जिस दिन कांग्रेस अगर गलती से 24 में ही प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आ जाएगी तो खड़गे जी को दलित समाज के साइड कर दिया जाएगा। देखिए, इस देश का इतिहास है और दलित बहुजनों के दुर्भाग्य है कि वोट उनका लिया जाता है और जब सरकार बनाने की बारी आती है तो सरकार में इनके लोग आते हैं, बड़े बड़े पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती है, दलित बहुजन को नहीं दी जाती है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दी जाएगी या पशुपालन विभाग दे दिया जाएगा। तो ये समाज कल्याण विभाग के अलावा भी मुझे कुछ दिया जा सकता है। सो दिस हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली द कांग्रेस बट बीजेपी एज वेल। तो इस चेंज को दलित बहुजन को समझना है और उसको अपना एसर्शन को तेज़ करना है। तो एक चीज़ तो दलित बहुजन को ये चीज़ें समझ लेना है, सिर्फ कांग्रेस ही दलितों पे चढ़ के राजनीति नहीं कर रही है या ओबीसी पे चढ़ के राजनीति नहीं कर रही है। इनफैक्ट बीजेपी को आप देखिए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट किया गया ओबीसी, ठीक है, राष्ट्रपति दलित बनाया गया, ट्राइबल पहली बार महिला दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये आपको आगे करके वोट तो आपसे ले रहे हैं, लेकिन आप उनसे सवाल करिए जो कांसीराम सवाल करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। ये सवाल इस देश का जो बहुजन तबका है उसको उठाना चाहिए, करना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां आपके इमोशन का दोहन कर रहे हैं, आपकी पहचान का दोहन कर रहे हैं, उनको पहचानिए, ठीक है। बड़े बड़े मुद्दे गिरा के देश विदेश में डंका पिट रहा है, इस तरीके की बातों को करके आपको इमोशनल फूल अगर समझ रहे हैं, ये दौर मतलब 1950-60 का दौर नहीं है। इस समाज में चाहे बहुजन समाज हो, ट्राइबल समाज हो, एक इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा हो गया है, एक पॉलिटिकल क्लास पैदा हो चुका है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को समझाए कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट नहीं लिया जा सकता है, ना आप वोट दीजिए।
आपके मुद्दे जहाँ जिस घोषणा पत्र में हैं, आपके मुद्दे अगर सीरियसली वो नेता उठा रहा है या प्रीवियसली अपने घोषणा पत्र में उसने उन मुद्दों को उठाया, उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा जिसने किया था उसने पूरा किया कि नहीं किया। अच्छे दिन लाने का वादा जिसने किया था वो उसको पूरा किया कि नहीं किया। वो सारे मुद्दों पे सोचने की बात है और मुझे लगता है समाज सोच रहा है और एक बड़े परिवर्तन की तलाश में समाज रहता है हमेशा। और ये तो परिवर्तनगामी समाज है, परिवर्तन ही से ये समाज का भला होगा और स्टैटिक ये समाज हो नहीं सकता है, क्योंकि स्टैटिक होगा तो सड़ांध हो जाएगी और उस सड़ांध से निकलना दलित बहुजन समाज जानता है और वो मुझे लगता है इस इलेक्शन में वो तय करेगा कि किस दिशा में उसकी राजनीति होना चाहिए। साथियों, आज भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 का पहले चरण का चुनाव था। 102 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और जहां तक खबरें आ रही हैं बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें भी रिपोर्ट की जा रही हैं कि मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को काफ़ी सख्ती से पेश आ रही है प्रशासन। और बहुत जगह पे देखते हैं कि मणिपुर में भी गोली चलने की खबर आई है। और 102 सीटों पर जैसा कि पहले चरण के चुनाव में लोगों की जो छवि है, लोग जो बात कर रहे हैं कि या जिन राज्यों में भाजपा की मजबूत पकड़ नहीं है उन राज्यों को पहले चरण में डाल दिया गया था। इस साथ से भारत की राजनीति का यह सबसे लंबा चुनाव माना जा रहा है। जब भारत के निर्वाचन आयोग ने इतना लंबा चुनाव का शेड्यूल बनाया है और तमिलनाडु में, पूरे तमिलनाडु में आज एक दिन में ही चुनाव ख़त्म हो गया, जबकि बिहार में सिर्फ 40 सीटों के लिए 7 चरण में चुनाव होंगे। तमाम चुनावी विमर्श को देखते हुए किस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने अपने घोषणा पत्र के दम पर जहां भाजपा को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वहीं हमारे साथ डॉक्टर चंद्रसेन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और घोषणा पत्र की राजनीति को लेकर वर्तमान समय में कैसे घोषणा पत्र की राजनीति भी एक जीत का रास्ता तय कर सकती है, इस मुद्दे पर अभी हमने इनसे बातचीत की। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।